जी टाइम इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स की एज बढ़ती जा रही है, यूट्यूब चेंज हो रहा है। अब हम पहले की तरह नए साल पे आके ये नहीं बोलते कि भैया इस साल तो मेरा ये गोल है या मुझे ये अचीव करना है, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मैनिफेस्ट कैसे होगा। तो हम मैनिफेस्ट करते हैं कि आने वाले 2 महीने में सिल्वर प्ले बटन के साथ गोल्डन प्ले बटन भी हो और मैं इस साल की एंड तक मेन स्ट्रीम यूट्यूबर बन जाऊं। और साल की पहली वीडियो है तो हम इस वीडियो पे एम करते हैं 50,000 लाइक का। अब क्योंकि पहली वीडियो है तो गर्मी करते हैं थोड़ी, है ना, कंट्रोवर्सी से शुरुआत करते हैं। पहले दिन कंट्रोवर्सी, तो साल भर बढ़िया कंटेंट दूंगा तुम लोगों को। आज हम 5 केसेस डिस्कस करने वाले हैं और मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करता हूं। पहला केस, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, मैं तुम्हें बता देता हूं कि स्ले पॉइंट ने एक वीडियो डाली थी उनके चैनल के ऊपर जो कि एक पैरोडी वीडियो थी, एक स्किट वीडियो थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको भी सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बाबा बन जाओ या फिर गुंडे बन जाओ। तो जब बाबाओं की बात उन्होंने करी तो उन्होंने बात की थी भैया अभिनव की और जितने भी बच्चे वाले बाबा है। इवन उन्होंने पूगी महाराज को भी एक पॉइंट पे रोस्ट करा था जो कि सही पॉइंट्स थे। जहां उन्होंने गुंडों की बात की तो वहां पे उन्होंने सिर्फ एलविश यादव को रोस्ट नहीं किया था, उन्होंने रोस्ट करा था रजत पवार को और जितने भी इंस्टाग्राम के गुंडे, और उनके साथ उन्होंने रोस्ट किया था एलविश यादव को। ऑब्वियसली इसके बाद जो एलविश के अराउंड जितनी भी कंट्रोवर्सीज है, चाहे वो स्नेक वेनम वाली ले लो या दूसरी कोई सी भी, उन्होंने उनको ह्यूमरस वे में अपने वीडियो के अंदर इंक्लूड किया था। वो वीडियो आउट होने के बाद वही है, काफी सारे लोग जो एलविश को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, उनके बीच में भगदड़ मच गई। लेकिन उसके बाद एलविश की तरफ से एक ट्वीट आती है कि आई हैड नो प्रॉब्लम विद द रोस्ट बट यूजिंग माय मदर फॉर द रोस्ट इज नॉट फनी। बोलते रहते हो ना कि एलविश भाई आप कुछ नहीं करते, लीगल खिलाता हूं बच्चों को, अब कानून भी सीख लिया है। मैंने पहले स्ले पॉइंट की वीडियो देखी थी, मैंने जब ट्वीट देखा तो मुझे लगा कि यार शायद स्ले पॉइंट वालों ने एलविश की मम्मी की कोई क्लिप यूज कर ली है और इसीलिए अब एलविश नाराज हो गया। तो मेरे को उस पॉइंट पे एलविश सही भी लगा, तो मैंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर मैंने एक्चुअली यही बोला है कि यार किसी की मम्मी को वीडियो के अंदर लाना थोड़ा तो गलत है और इसके लिए अभी एलविश सही आएगी इस जगह। लेकिन जब मैंने पूरे कॉन्टेक्स्ट के लिए वो पूरी वीडियो उठाई, क्योंकि स्ले पॉइंट ने वो जो पार्ट था वो ब्लर कर दिया था, कुछ पार्ट ट्रिम कर दिए थे, फिर मैंने पूरी वीडियो देखी तो मुझे समझ में आया कि एलविश की मम्मी की जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर वो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट था कि एलविश की जो कारें हैं या जो गुंडे हैं जो कार के अंदर बैठ के गालियां देते हैं वो कार रेंटेड होती है। अब इसके बाद एलविश की जो ट्वीट है, यहाँ पे एलविश का साफ यही कहना है कि भैया मुझे पूरी वीडियो से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम लोगों ने मम्मी की वीडियो लगा के गलत की, जिसके खिलाफ एलविश ने खुद ही वीडियो में बताया कि उसने स्ले पॉइंट के मैनेजर को कॉल कर दिया, इन लोगों से बातें करी और बदले में स्ले पॉइंट और उसके मैनेजर ने एलविश की मम्मी की जो क्लिप थी वो ब्लर कर दी और अब तो शायद ट्रिम आउट भी कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एलविश ने ट्वीट करने के बाद एक और ट्वीट किया जिसके अंदर उसने बोला था कि ये लोग बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, तो अब एलविश आर्मी तुम भी बिलो द बेल्ट जाओ। ये एक्चुअली उसने एक ऑफिशियल ट्वीट डाला है अपनी ऑडियंस को ये बोलते हुए कि अब जाओ सामने वाले यूट्यूबर्स को हेट। देखो भाई यहां तक मेरा ओपिनियन ये है कि अगर एलविश भाई तेरे को कोई चीज पसंद नहीं आई थी तो तू उनको डायरेक्ट मैसेज जो कि तूने किया वो कर सकता था, तू एक वीडियो भी बना सकता था, तू काउंटर भी दे सकता था, तू एक बार को लीगल एक्शन भी ले लेता जो तेने लिखा है। लेकिन जब तेने तेरी ऑडियंस को बोला कि अब तुम जाओ बिलो द बेल्ट, यहां पे आप गलत हो गए। क्योंकि उसके बाद एलविश आर्मी जो है, जिसे सारी जनता गवार आर्मी कहती है, एलविश आर्मी ने स्ले पॉइंट को ट्रोल किया तो वो अपनी लिमिट ही भूल गए। उन्होंने एक्चुअली बिलो द बेल्ट जाके गौतमी जो कि स्ले पॉइंट के अंदर फीमेल कैरेक्टर है उसकी मॉर्फ पिक्चर को डाल के बहुत ही गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़े दिन पहले जब मैंने इसके बारे में बात की कि ये तो गलत हो रहा है, तो एलविश आर्मी ने मेरे को ट्वीट करते हुए बताया कि ये जो मॉर्फ पिक्चर थे ये तो पहले से रेडिट पे डले थे, तो भाई हमने तो सिर्फ शेयर किए, तो भाई तुम हो गया। ऐसे मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी लोग ये मॉर्फ पिक्चर को शेयर कर रहे हैं, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया आगे जाके तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारी बंदी होती है, उसके एक्स के पास उसके थे, है ना, या कुछ ऐसी फोटो थी और मैं अगर लीक कर दूं तो गलत तो उसका एक्स हुआ जिसने क्लिक किया है, मैं तो गलत नहीं होऊंगा ना भाई। फिर मेरे को एक्चुअली शर्म आती है इनके लॉजिक पे कि क्या लॉजिक है कि भैया पहले से मॉर्फ पिक्चर बनी थी, हमने तो बस शेयर कर दी क्योंकि भैया हमारे मालिक एलविश यादव ने बोला था कि बिलो द बेल्ट जाओ, तो हमने एक लड़की की मॉर्फ पिक्चर को पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट किया, ट्रेंड पे लाए हम ट्विटर पे और उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट्स करे। अब इस केस को हम फिर से समझते हैं। एक तरफ एलविश यादव बोलता है कि भैया मुझे रोस्ट से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी का नाम इनको नहीं लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाना चाहिए था? जब वो जो क्लिप है एलविश भाई आपकी मदर की, वो ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है, इन लोगों ने लाके गलती की। और मैं समझता हूं आपका पॉइंट एक हद तक सही है कि कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहता कि जबरदस्ती कंट्रोवर्सीज में मेरी फैमिली या मेरी मदर इंक्लूड हो, स्पेशली कोई फीमेल। लेकिन जब आपने बिलो द बेल्ट जाने को बोला और आपकी ऑडियंस गौतमी की मॉर्फ पिक्चर या गंदी पिक्चर या उसके ऊपर गाली है बिलो द बेल्ट, इतना वाहियात चीजें उस पर कमेंट कर रही थी,
तो क्या गौतमी फीमेल नहीं है? तुम्हें पता है एल्विश यादव पे मैंने जितने भी रोस्ट करे ना, इसके बाद एल्विश अगर तू चाहता है मेरे पे लीगल जाने का, तो इन माय डिफेंस में भी कुछ बोल दूं कि जब मैंने एल्विश यादव पे बहुत सारी वीडियो बनाई, तो अगर तुम उसके अंदर से कुछ वीडियोस देखोगे जैसे स्नेक वेनम वाला या बिग बॉस के टाइम पे, तो उन दोनों वीडियोस के अंदर 15-20 मिनट मैंने एल्विश को सपोर्ट किया, क्योंकि स्नेक वेनम वाला केस में मुझे लगता था कि यार वो ऐसा नहीं करेगा, और करेगा तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। और दूसरी वाली कंट्रोवर्सीज में भी हमने साथ दिया था। इसका मतलब ये है कि मैं अपना ओपिनियन देता हूं भाई, मैं तेरे से हेट नहीं करता, लेकिन एक तरफ तू पास्ट में, क्योंकि मैं तेरे को पहले बहुत फॉलो करता था, पास्ट में एल्विश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था जो काफी वायरल हुआ था, जो कि था कि हिंदू लड़कियां जो दूसरी जातियों में शादी कर लेती है, और इस तरीके के काफी सारे केसेस आते हैं कि उनका हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो ऐसे केसेस के खिलाफ एल्विश यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, और अगर तुम अपना समाज परिवर्तन कर रही हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। और इसके लिए मेरे को एल्विश यादव पसंद भी था। अब उसकी आइडियोलॉजी जो भी हो, लेकिन बहुत ही गट्स चाहिए ऐसी चीजें इंटरनेट पे आगे खुल के बोलने में। तो एक तरफ मेरे एल्विश भाई तुम हिंदू लड़कियों को प्रोटेक्ट करने की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ जब तेरी आर्मी ही किसी लड़की, हिंदू लड़की की मोस्ट पिक्चर बना रही है, उसको सर्कुलेट कर रही है, गंदे कमेंट कर रही है, तब तेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमारे एल्विश यादव एक और ट्वीट करके बोलते हैं कि आप विक्टिम कार्ड खेल लो। मतलब एक ऐसा चैनल जिसने तेरे को रोस्ट करते वक्त गाली भी नहीं दी, उसको रिप्लाई करते वक्त तेरी आर्मी इतनी नीचे गिर गई कि वो लीगली भी करेक्ट नहीं है, अब ना मोरली करेक्ट है। तेने एक तरफ जब उनको धमकी दी लीगल जाने की, और अब एक तरफ तेने तेरी आर्मी को ओपनली बोला कि भैया जाओ, बिलो द बेल्ट जाओ, और उसके बाद उस लड़की की वैसी फोटोज इंटरनेट के ऊपर, ट्वीट के ऊपर इस तरीके से सर्कुलेट हो रही थी। तो उस बंदी को, गौतमी को पूरा राइट है तेरे पे लीगल एक्शन लेने का। लेकिन एक बात बताऊं एल्विश, एक साइड तुम अपनी मदर को लेके पॉजिटिव हो इंटरनेट पे कि आप नहीं चाहते कि उनके बारे में, एक फीमेल के बारे में कोई कुछ कमेंट करे, लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी वजह से आप एक रोस्ट से ऑफेंड हो गए, आप एक दूसरी लड़की को ट्रोल करने और उसकी मॉर्फ पिक्चर फैलाने में एक अंतर नहीं समझ पा रहे हो। तुम ट्रोलिंग और हेट के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी ऑडियंस का समझेगी यार। हमारे देश में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लड़कियों के साथ है सेफ्टी। ऑफलाइन अगर तुम दिल्ली गुड़गांव तरफ रहते हो तो तुम्हें पता है कि कितनी अनसेफ है लड़कियां, लेकिन अब ऑनलाइन भी अगर तुम किसी को रोस्ट कर देते हो, तुम कोई वीडियो डाल देते हो, तो कमेंट सेक्शन में लोग तुम्हें बुली करते हैं, थ्रेड्स देते हैं। और अब हमारे यहाँ के टॉप इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी आर्मी को कहते हैं बिलो द बेल्ट जाओ, और अगर उसकी आर्मी कुछ इतनी चीप हरकत कर रही है तब भी वो आके एक अपोलॉजी नहीं मांगता। अपोलॉजी छोड़ो, वो अपनी ऑडियंस को ये तक नहीं कहता कि यार ये गलत बात है। अगर आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट नहीं करोगे कि क्या सही है क्या गलत है, एक लाइन तो होनी चाहिए ना कि इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप इतने टॉप इन्फ्लुएंसर्स होके भी ये लाइन नहीं बना पा रहे हो, तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आप क्या बदलाव देखना चाहते हो सोसाइटी में। फिर आगे जाके अगर एल्विश किसी लड़की की मेंटल हेल्थ, या आगे जाके एल्विश किसी लड़की की सेफ्टी के बारे में बात करता है, तो ये जो ट्वीट आपके कहने पे आपकी ऑडियंस ने करे हैं, ये मैं हर बार वहां पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यार एल्विश फिर आपके मुंह से ना वो वुमेन सेफ्टी और ये बातें शोभा नहीं देगी। देखो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एल्विश को हक नहीं है उनसे कंट्रोवर्सी करने का या उन पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना बिलो द बेल्ट जा रहे हो। अगर एल्विश आर्मी एक बार को कमेंट सेक्शन में गाली दे रही है या मीम्स भी बना रही है, तब भी मैं समझता हूं कि एल्विश का उसमें कुछ नहीं है, उसके फैंस उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके खिलाफ कुछ नेगेटिव सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी आर्मी बिलो द बेल्ट जा रही है और कुछ इलीगल काम कर रही है जो कि लॉस के खिलाफ है, और उसके बाद भी आप उनको नहीं रोकते, तो फिर ऑडियंस जो भी गलत कर रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। एट द एंड में बस यही बोलूंगा कि अगर एल्विश को उनकी वीडियो पसंद नहीं आई थी तो टेक डाउन करने के लिए या वो वीडियो हटाने के लिए 10,000 तरीके थे, लेकिन बिलो द बेल्ट जाना और अपने फैंस की ऐसी गलत हरकतों को सपोर्ट करना, उल्टा ये बोल देना कि अरे विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत था। इससे बस एक ही चीज प्रूव हुई कि जब जनता बोलती है कि इसकी जो आर्मी है वो गवार है या एल्विश गुंडा है, वो बिल्कुल करेक्ट साबित हो जाता है। सेकेंड जो केस हमारे पास है वो है टेक बर्नर का। जो लोग नहीं जानते टेक बर्नर को, दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग। टेक बर्नर एक टेक यूट्यूबर है जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, काफी पॉपुलर है इंडिया में। मैं उसकी पहले काफी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, अच्छा यूट्यूबर है, लेकिन उसको फिर चुल मची कि क्यों ना मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं खुद का एक प्रोडक्ट बनाऊं। और उसने बनाई है एक घड़ी जिसकी वैल्यू है 7,000, जो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप उसकी वॉच को ऐसे नहीं बोलते हो कि बहुत ही बढ़िया है, तो फिर वो आपके चैनल पे स्ट्राइक मार रहा है, आई मीन लीगल नोटिस दे रहा है। टोटल मिला के बात ये कि टेक बर्नर सालों से अपनी एक वॉच पे काम कर रहा है जिसका नाम उसने रखा है एनार्क वॉच। बहुत ही पब्लिसिटी की है, मतलब सालों से वो रेगुलर इस टॉपिक को ना हिटेड रखता था कि मैं कुछ प्रोडक्ट ला रहा हूँ, फिर एक आता है कि भैया मैं घड़ी ला रहा हूँ, फिर एक आता है कि हम तो बहुत इमोशनली
अब हो चुके हैं, इसके पीछे हमने बहुत मेहनत कर दी है, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, सिंपैथी ले लेते हैं ताकि और ज्यादा बिक जाए। हालांकि ये चीज उसने खुद ने एक्सेप्ट की है कि इमोशनल मार्केटिंग इस प्रोजेक्ट में हुई है। इमोशनल मार्केटिंग जिनको नहीं पता, इमोशनल मार्केटिंग तुम कह सकते हो कि पेट्रियोटिज्म, भावना को मिला दो, गरीबी को मिला दो। यार हम डेप्थ में आ गए इस प्रोडक्ट के लिए और ये बहुत हमने आपके लिए ही किया है। ये पूरा इंडिया बेस्ड इंडियन वॉच है, ये पूरी इस तरीके की चीजें उन्होंने यूज की मार्केटिंग में, जो कि मेरे हिसाब से गलत नहीं है। इंदौर में काफी सारे सीईओ हैं जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि तुम ना ओवर कमिटमेंट देते हो और डिलीवरीज इतनी होती नहीं है और मार्केट काम ही से करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि जब आप यूट्यूबर हो जिसका चैनल ही टेक रिव्यू करना है, प्रोडक्ट्स रिव्यू करना है, तो फिर आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपका काम है टेक रिव्यू करना, तो आपकी वॉच को अगर कोई दूसरा यूट्यूबर रिव्यू कर रहा है और उसको पसंद नहीं है, उसने नेगेटिव ओपिनियन दे दिया, तो आपको उसको लीगल नोटिस देने की धमकी नहीं देनी चाहिए। तो हुआ ऐसा कि रोहित राज करके एक यूट्यूबर थे जिन्होंने एनआर वॉच को खरीदा, उसको अच्छे से एनालाइज किया, एक्चुअली अच्छे से, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नॉलेज हमें नहीं है, लेकिन रोहित राज ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई थी वीडियो की, उन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की, डेवलपर्स के बारे में बात, और उन्होंने काइंड ऑफ एक्सपोज कर दिया था ये बोल के कि इन्होंने जो बोला है कि भैया है तो इंडियन वॉच है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा चाइना किसी एक घड़ी से उठाया हुआ है, या फिर तुम ये कह दो कि अंदर से ये पूरी एक चाइनीज वॉच है। जब उन्होंने ये वीडियो बनाई तो टेक बर्नर को लगा कि भैया यार ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, हालांकि मेरा भी काम यही है कि मैं टेक को रिव्यू करता हूं, लेकिन तुम मेरी घड़ी पे ऐसे नहीं बोल सकते हो। तो उन्होंने एक लीगल नोटिस देने की धमकी दी और उसके बाद रोहित राज ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। तो हमारे ओपिनियन कुछ ऐसे हैं कि पहली बात कि प्रोडक्ट का ओवर मार्केटिंग तो हो गया था, मतलब कुछ ज्यादा ही है यार, मेरा तो इंटरेस्ट भी नहीं है स्मार्ट वॉच में, फिर भी मेरी फीड में रील आ रही है कि हमने एक घड़ी बनाई है 1 करोड़ एक दिन में हमने बेच, मतलब इस तरीके की रीलें बहुत ज्यादा ही, इन्होंने मार्केटिंग कुछ ज्यादा ही की। दूसरी बात ये, जब आपका पहला प्रोडक्ट है तो आपको फेलियर के लिए भी रेडी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही आईफोन इतना ऊपर पहुंच गया, एप्पल प्रोडक्ट इतना ऊपर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, लोग फीडबैक देते हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज होती है, उसके बाद ब्रांड धीरे धीरे उन सब चीजों पे काम करके टॉप पे जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले किसी की वीडियो दबा दो, क्योंकि आपने जब लोगों से झूठ बोला, उनसे चीजें छुपाई, आपके प्रोडक्ट में बहुत सारी दिक्कत है। जब आप कोई एड बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके इसमें ही दिख रहा है कि आपकी घड़ी 200+% चार्ज हो रही है। थोड़े मोटे ग्लिचेस, प्रॉब्लम हर चीज में होती है और इसके लिए ऑडियंस आपको माफ भी कर देती है। लेकिन आप जब उनसे झूठ बोलते हो तो आप एज अ बिजनेसमैन तो फेल हो गए, लेकिन जो काम आपने सालों साल किया, जिसकी वजह से आप टेक बर्नर बने, यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने आपको इजाजत दी कि भैया हाँ आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, उसके ऊपर अपना रिव्यू दो, एंड सेम चीज अगर किसी ने आपकी वॉच के साथ की और आपने उसके ऊपर लीगल नोटिस दिया या आपने उसको डराया, धमकाया, उसकी वीडियो डिलीट करी, तो आपने अपनी इमेज एज अ यूट्यूबर भी खो दी। क्योंकि अब क्या सीन हो गया कि भैया आप जब भी अपने चैनल पे कोई टेक रिव्यू करोगे और अगर आपने पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोला, नेगेटिव नहीं बोला, इसका मतलब तो आपको पैसे मिले। क्योंकि इस हरकत के बाद टेक बर्नर भाई, अब अगर आपने अपने चैनल पे बैठ के किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव रिव्यू दिया तो वो फिर गलत है ना, क्योंकि आप तो स्ट्राइक दे रहे हो। तो वो सारे ब्रांड्स या प्रोडक्ट जिनके बारे में आपने कभी भी गलत बोला तो उनको भी राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट निकालना सही बात है, ठीक है, मार्केटिंग करना सही बात है, लेकिन ऑडियंस से झूठ बोलना, फेलियर एक्सेप्ट ना करना, या अपनी गलतियां अगर कोई और बता रहा है तो उसके ऊपर ब्लेम कर देना, विक्टिम कार्ड खेलना, और सबसे ज्यादा जरूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको यूज करके आपने अपना पूरा करियर बनाया, आपकी ऑडियंस ही उससे बनी है। अगर आपने 1-2 दिनों में करोड़ों की वो सेल की है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आप टेक बर्नर हो, आप एक यूट्यूबर हो। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करके आपने इतने सारे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बनाए, जिनके दम पे आपने अब ये ब्रांड बेचा, आपने उसी प्लेटफॉर्म पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की फाड़ दी। कि पुनीत सुपरस्टार हर बार की तरह सोशल मीडिया पे कुछ नया लाता है। पुनीत सुपरस्टार जिसकी शुरुआत हुई थी नाली में लेटने से, फिर लोगों को लगा कि यार इसका रोज का है, ये तो रोज ही लेट जाता है नाली में। तो लोगों ने इस चीज को, एक बंदा नाली में लेट रहा है 40 साल का बंदा, इसको नॉर्मलाइज कर दिया। पर उस बंदे को फिर क्लाउड नहीं मिला, तो उस बंदे ने सोचा कि अब नाली के पानी के अंदर अगर मैं नींबू डाल के शिकंजी बना के पी जाऊं। सच में किया यार उसने। लोगों ने बोला अरे भाई लोड तो कमाल के, लोड तो भाई नाली का पानी शिकंजी बना के पी जाए। ये करते करते भी हो गया, लोगों को नॉर्मलाइज हो गया फिर से कि यार ये तो करता रहता है। फिर लॉर्ड ने लोगों की गांड फाड़ने के लिए गू खाना स्टार्ट कर दिया। अब लॉर्ड की गांड फट गई कि भैया मैं इंडियन ऑडियंस के लिए जितना नीचे जा रहा हूँ ये रुक ही नहीं रहा, मेरे को तो और नीचे जाते ही जाना पड़ गया, अब आगे क्या मतलब क्या। तो लॉर्ड को मिला एक दूसरा तरीका, जो कि स्ले पॉइंट ने अपनी वीडियो में बोला था कि अगर आपको फेम चाहिए तो 2 तरीके, या तो आप बाबा बन जाओ या फिर गुंडा बन जाओ। तो अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि पुनीत सुपरस्टार की थोड़े दिन पहले एक और वीडियो आई थी जिसके अंदर उसको 2-3 लोंडे पीट रहे हैं,
रहे हैं। उस वीडियो के बाद लोगों के मन में सिंपैथी आ गई कि चलो ठीक है यार, एक क्रिंज करता है जो भी करता है, लेकिन आदमी बढ़िया गरीबों का भला कर दे। हालांकि हमने इस टॉपिक पे पहले वीडियो बना रखी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये गरीबों की मदद करता है। वो बस PR स्टंट था, 1-2 बार मदद कर दी, उसके बाद उसी चीज को हर पॉडकास्ट में जाके बता दिया गया कि पुनीत सुपरस्टार तो गरीबों की मदद करे यार, वो तो लॉर्ड है भाई। उसके बाद उसकी कोई वीडियो नहीं आई गरीबों की मदद करते हुए, उसने खूब सिंपैथी काटी, उसके बाद उसने गरीबों का ही बेवकूफ बनाया। फिर क्या भैया, पुनीत की दोस्ती हो गई थी जोगिंदर से, और जोगिंदर का अगर इतिहास तुम्हें नहीं पता है तो जोगिंदर ने करोड़ों रुपए का स्कैम किया है। एक जो बीमार बंदा है उसके डोनेशन का जो पैसा है। तो फिर अब बाबू भैया का चैनल नहीं चल रहा, जबकि बिग बॉस में गए तो सबको दिख गया कि ये तो जोकर है। लेकिन अब जोकर वाली इमेज को बदमाश में कैसे बनाए, तो हमारे यूट्यूब में अगर किसी को बदमाश बनना है तो टिप्स है, एक ये पुनीत है और एक जोगिंदर है, इनको आप 5000 रुपए दो, ये कितने थप्पड़ खाने को तैयार हो जाए। तो फिर क्या, एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पे सडनली कि बाबू भैया लेंडी जाते हैं हरिद्वार में, और उस रूम में ये होता पुनीत, इसके दे 2-3 थप्पड़, फाड़ 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 फाड़, बस। फिर क्या, बदमाशी। जब भी कोई बंदा बदमाशी करे ना, गाड़ी से बैठ के जाए मारने और पीछे वाला गाना लग जाए, तेरी बहन समझ जाना भाई स्क्रिप्टेड फाइट है। तो फिर वो बंदा इसको मारता है, ये सॉरी वोरी बोलता है, फिर प्लॉट ट्विस्ट भाइयों, प्लॉट ट्विस्ट भाइयों, ये आगे जाके इम्तियाज अली को इन्होंने ही तो हटाना है। इम्तियाज अली तो बेवकूफ है कि स्टार्टिंग हाफ में बढ़िया रोमांटिक, दूसरे हाफ में दिल्ली तोड़ दिया, जॉर्डन बन गया। खैर, इनका जो प्लॉट ट्विस्ट है, पहले पुनीत जाके बोलता है कि मैं आ गया देहरादून में, मेरा पढ़ ले, तो फिर ये जाता है होटल में मारता है, फिर मारने के बाद से सॉरी वाली वीडियो आती है। उसके बाद ये बंदा यूके भाई अपने चैनल पे एक नया शो लेके आते हैं जिसके अंदर गेस्ट होता है पुनीत सुपरस्टार, जहाँ पे बैठ के काफी भाईचारे वाली बातें होती है। मतलब इन्होंने जो भाईचारे वाला सेटलमेंट किया है वो इसके शो में किया है। अच्छा आइडिया, आप तो रोस्टरों से भी आइडिया चुराने लग गया, नाइस यार। देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने इन बेवकूफों को अपनी इस वीडियो के अंदर क्यों लिया, इस केस में क्या है बात ना, इस यूके की तो है नहीं, इसके साथ तो तुमने मेरा प्यार दे के रखा है पास्ट में, लेकिन बात आती है यहाँ पे पुनीत की। मैं पुनीत को लेके ना थोड़ा भाई केयरिंग हो रहा हूँ अभी, कि मुझे लग रहा है कि पुनीत जो कर रहा है उसको किसी को समझा देना चाहिए, तो क्या पता है पार्ट उस तक पहुंच जाए। पुनीत भाई पहले नाली में लेटे, ठीक है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता था। पुनीत भाई उसके बाद नाली का पानी पीने लग गए, एक नाली जिसके अंदर कुत्ता मुतता होगा, पता नहीं कौन कौन से जानवर मुतते होंगे, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी होती होगी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना कि रैंडम यूरिन अगर तुम्हारे अंदर जा रहा है तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना जो तुम्हारी जान लेती है, वो हो सकती है, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड करने से डर लग रहा है, यहाँ पे ये नाली में गटर का पानी पी रहे हैं। तीसरी चीज, अगर कोई बंदा इवन अनप्रोटेक्टेड कर रहा है तो उसके पास पिल्स है, कुछ ना कुछ तो है, इनके पास कुछ नहीं है। और अभी ये रुकेगा नहीं, क्योंकि पुनीत का जो घर है, एक 40 साल के अंकल का घर चलता है सोशल मीडिया पे बेवकूफी करने से, और उसने बहुत पैसा कमाया हुआ। नो डाउट उसने बहुत सारे इंटरव्यू में बोला है कि वो पैसे लेता है इंटरव्यू देने के। यूट्यूब तो उसका कुछ खास मोनेटाइजेशन होता नहीं है, पर इंस्टाग्राम पे जो बेटिंग ऐप से वो प्रमोट करता है, उन सब चीजों को मिला के पुनीत अच्छा खासा पैसा कमाता होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि कब तक, जब कोई बंदा यूट्यूब पे पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है, और सोशल मीडिया का क्या है ना कि भाई क्रिंज चीजों को एक टाइम तक बहुत बूस्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन पुनीत अपनी रिलेवेंसी बनाने के लिए और नीचे गिरता जा रहा है। तो मैं बस कंसर्न हूँ उसकी हेल्थ के लिए कि अगर वो आगे जाके और नीचे गिरा तो उसको शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कोई ऐसी बीमारी लग सकती है कि उससे रिकवर होने के लिए ये सारा पैसा भी चले जाएगा, और तेरे घर में जो माँ है, बाप है, या जो तेरे छोटे भाई बहन होंगे, तू उनके लिए बहुत गलत कर देगा। मतलब वो अपनी एक माँ, अपना एक बेटा खो देगी तेरे जैसे चक्कर में कि तू कंटेंट बना रहा है। और तू काफी सारे लोगों को इंस्पायर करता है। मैंने देखा है कि पुनीत के बाद काफी सारे लोग और भी है जो नाली में लेटने लग गए। ठीक है, पुनीत ये कर सकता है तो तुम कर सकते हो। एक रैंडम बंदा नाली का पानी पी रहा है, अबे जो ऐसी बीमारियां लग जाएगी ना कि ठीक नहीं हो गया, अस्पताल में सड़ सड़ के हो गए, तो ये सब बंद करना। इनकी एंगेजमेंट हुई है, तुम लोगों ने देखा होगा कि भैया मीम पेजेस को पता नहीं क्या हो गया, सडनली इनके ब्लॉग्स में से या रुचिका भाभी की कुछ क्लिप्स इंटरनेट पे सडनली बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लग गई है। कुछ मीम पेजेस जिनको मैंने देखा कि वो बैक टू बैक इन्हीं पे बार बार मीम्स बना रहे हैं। इनडायरेक्टली इन दोनों पे बहुत हेट जा रही है। मैं इस टॉपिक को इंक्लूड भी नहीं करता, लेकिन मेरे को काफी सारे रिक्वेस्ट आई थी। और ट्रिगर्ड इंसान इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। इस चैनल पे सबसे पहले अगर यूट्यूबर से किसी से कोलैब हुआ है तो वो ट्रिगर्ड इंसान है। मेरा फर्स्ट Q&A ट्रिगर्ड इंसान की वजह से हुआ था, और इनका जो पहला म्यूजिक वीडियो वो मेरे साथ हुआ है, और काफी सारी चीजें। तो मैं इनसे पर्सनली 10 बार मिला हूं। तो कुछ चीजें जो मेरे को लगता है कि मेरे साइड से ऑडियंस तक जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कि लोगों का एलिगेशन इन पे है कि भाई तुमने तो एक ही एंगेजमेंट को 4 चैनल पे मिलकर कर दिया। तो मेरे हिसाब से भाई इनका चैनल्स, इनकी मर्जी। मेरे हिसाब से यार जितने भी व्लॉगिंग चैनल है इनके, उस पर रेगुलर वीडियोस आती है, और लाइफ में अगर इंगेजमेंट हो रही है घर में, सब लोग वहीं बिजी है, तो और कुछ कंटेंट बनेगा नहीं, वही बनेगा। दूसरी बात कि काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इन्होंने राजा व्लॉग्स को तो रोस्ट किया था, क्या भाई कितनी वीडियो डाल रहा है ये वो।
उसका पूरा कंटेंट ही, मतलब एक वीडियो नहीं या 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीने भर नहीं, साल भर नहीं, उसका पूरा कंटेंट ही शादी के अराउंड था। और इन्होंने मुश्किल से 2-3 वीडियो डाली होगी और इनकी फैमिली ने अलग अलग डाली होगी। इस चीज के ऊपर ट्रोल करना अलग बात है, लेकिन डेडिकेटेड वीडियोस बनाना या किसी यूट्यूबर्स की होने वाली वाइफ के दूसरे टिकटॉक वीडियोस उठा लेना या उसके पुराने अकाउंट्स पे से फोटो उठा लेना, उसको कंपेयर करना किसी और से, ये मेरे को सही नहीं लगता। उसके ऊपर तो एलिगेशन लगते हैं कि तू भाई फनी नहीं है, तू बच्चों के लिए कंटेंट बनाता है। जब मैं ट्रिगर से मिला था तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि भाई मैं एक्चुअली बच्चों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे को नहीं जरूरत है डार्क जोक्स की या जबरदस्ती का ह्यूमर डालने की, जो कि उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। तो जब उसने अपनी वीडियो के अंदर किसी को गाली नहीं दी, बिलो द बेल्ट जाके मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने राजा ब्लॉग्स की वाइफ को या उसको रोस्ट किया है, तो उसने ऐसा तो नहीं किया ना कि उसकी कोई ऐसी पिक्चर जो सोशल मीडिया पे नहीं है उसको उठा के उसके ऊपर कमेंट पास किया, ऐसा नहीं किया। तो आई डोंट थिंक सो कि जो उनके साथ हो रहा है वो डिजर्व करते हैं। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि जब तुम्हारे नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो लोग तुम्हें टारगेट करते हैं। सोशल मीडिया पे अगर तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पास लाखों फैन फॉलोइंग है, ठीक है, इनके पास तो करोड़ों है, तो उसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही होता है कि काफी सारे हेटर्स भी होंगे और वो हेटर्स के पास कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं होता है कि हम तुमसे हेट क्यों करते हैं, बस वो जलते हैं। ये हर पर्सन के साथ है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसके चक्कर में जो ट्रिगर्ड इंसान के फैन पे जैसे उन मीम्स के नीचे में कमेंट देख रहा हूँ कि यार निश्चय डिजर्व बेटर। मैं एक बात बताओ भाई, ये आजकल की जनरेशन जो सीधे किसी के साथ हुकअप करने के बाद या वन नाइट स्टैंड के बाद उसी पर्सन के साथ बिना जाने उसके हाथ और इसको डालती है फेस ब्लर करके ताकि लोग खाली एक्साइटेड हो जाए कि अरे लड़का कौन है, ये रिलेशनशिप में चली गई। ये लोग एक 30 की उम्र के लड़के को जिसने उसकी बंदी के साथ 6 साल शायद कंप्लीट कर लिए उसके बाद एंगेजमेंट की, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो डिजर्व बेटर करता था या नहीं करता था? तुम सिर्फ एक व्लॉग देख के या कुछ फोटोज देख के, इंस्टाग्राम पोस्ट देख के तुम कैसे जज कर सकते हो कि यार वो बंदी सही है उसके लिए या नहीं है? किसी के साथ आज के टाइम पे 1 साल निकाल देना वो भी बहुत बड़ी डील है। एंड स्पेशली जब आप यूट्यूबर होते हो तो आपके पास, स्पेशली ट्रिगर्ड इंसान जैसे यूट्यूबर्स जिनके पास लाखों प्रपोजल्स रोज जाते होंगे, इतनी सारी फैन गर्ल्स होगी, उसके बाद भी अगर वो बंदा 6 साल किसी बंदी के साथ रहा है और उसके बाद उन्होंने एक स्टेप ले लिया फाइनली, कितनी बड़ी बात है। और उस बंदे के अंदर एक गट्स है। पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब इंडिया पे अभी सभी यूट्यूबर्स को ऑलरेडी पता है, कहीं ना कहीं उसको पता था कि यार ये बैकलेश भी मिलेगा इस चीज का, क्योंकि यूट्यूब इंडिया पे होता ही है। तुम ट्रिगर्ड इंसान को छोड़ो, कल को कोई भी यूट्यूबर्स फॉर एग्जांपल एलविश यादव इनकी सगाई होगी, तुम देखना भाई सेम चीजें उनके साथ भी होगी। एंड एलविश यादव भाई पहला सेगमेंट में चीज रह गया कि आगे जाके अगर आप शादी करते हो, है ना, आपकी कोई गर्लफ्रेंड रिवील होती है एंड फॉर एग्जांपल उसकी कोई वैसी पिक्चर्स इंटरनेट पे डालते हैं आपकी कंट्रोवर्सी में, तब भाई हम आपका साथ देंगे। बट अगर आप आज आपके फैंस ऐसी ही चीज कर रहे हैं और आप आवाज नहीं उठा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर कल आपको लोग इसी चीज को लेके टोंट मारेंगे। अभी इस टॉपिक पे आते हैं तो यार ट्रिगर्ड इंसान में गट्स है कि वो ओपनली अपने ऑडियंस के सामने लेके आ रहा है ना, मतलब वो दिखाता है कि कितना सिक्योर आर्टिस्ट है और उसने पास्ट में किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट नहीं किए, तभी उसमें हिम्मत है, तभी उसको पता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। बट इंटरनेट इज इंटरनेट, यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है तो बहुत नेगेटिविटी भी है। बट एट द एंड मेरे को ऐसा लगता है कि तुम चूतियों से ज्यादा समझदार वो बंदा है और उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। मीम बीम वाले चैनल का तो क्या ही बोलना है, आज बनेंगे 6 महीने बाद भूल जाएंगे। बट तुम्हारी इन हरकतों की वजह से किसी की पर्सनल लाइफ, किसी का बेस्ट मोमेंट कि यार लाइफ का शायद बेस्ट टाइम कि हम 6 साल से साथ में थे, तुम लोग वो खराब कर देते हो। ये एक सीख है, ठीक है, दूसरे यूट्यूबर्स के लिए कि अगर जरूरी नहीं है तो अपनी वाइफ या अपनी फियांसे रिवील करनी ही नहीं चाहिए। ये साल की पहली वीडियो है तो मैं एम करता हूँ 50,000 लाइक के लिए, और सालों सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेरे को इस साल अभी जल्दी से 1 मिलियन करवा दो और सालों यहाँ पे गोल्ड प्ले बटन लगवा दो, वरना तुम सबको ना लट्टा फेंक के मारेगा मैं। ये गुटका सिंह, चलो नए गाने की तैयारी कर ले।